अंबाला में हाईवे पर लूट करने वाले गिरोह का पिछले कई दिनों से आतंक था, जो आने वाले बाइक सवारों के सर पर डंडा मारकर उन्हें घायल करके उनकी बाइक छीनकर फरार हो जाते थे। इस गिरोह पर कार्रवाई करते हुए अंबाला पुलिस की टीम सीआईए ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है और इनके कब्जे से 8 बाइकें, एक मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल किए गए कई डंडे बरामद किए गए। वहीं मामले की जानकारी देते हुए सीआईए 1 इंचार्ज हरजिंदर सिंह ने बताया कि पिछले लगभग 2 महीने से हाईवे पर लूट की वारदात बढ़ने लगी थी, जिन पर संज्ञान लेते हुए 6 लुटेरे के गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पिछले 1.5 से 2 महीने के अंदर अम्बाला के एरिया के हाईवे पर कुछ लूटपाट की वारदातें लगातार हो रही थी, जिसे देखते हुए संज्ञान में लेकर एसपी अम्बाला सर ने जो सीआईए 1 को ये तफ्तीश सौंपी थी, जिसमें काम करते हुए हमारे सीआईए 1 की टीम ने एक बड़े गैंग को, जो 6 सदस्यों का गैंग है, एक गैंग पकड़ा है और जिनके कब्जे से छीना जब्ती करके जो इन्होंने बाइक खींची है, 8 बाइक बरामद की है, एक मोबाइल जो कि छीना जब्ती की है। उसके अलावा जो डंडे वो प्रयोग करते थे रात को सिर में चोट मार के और बाइक छीनते थे, वो डंडे बरामद किए गए हैं। सीएम मनोहर लाल ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 में गीता स्थली ज्योतिसर में पवित्र ग्रंथ गीता की पूजा की और इससे पहले सीएम मनोहर लाल, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, विधायक सुभाष सुधा, सीएम के राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारतीय, बीजेपी महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी ने सरकार की तरफ से करीब 206 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे ज्योतिसर अनुभव केंद्र का अवलोकन किया और असम के सीएम को प्रदेश सरकार के इस प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा गीता जयंती पर चल रहे यज्ञ में पूर्ण आहुति डाली और विश्व शांति के लिए पूजा अर्चना की। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के मुख से उत्पन्न हुए पावन गीता की जन्मस्थली पर गीता जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया। इस शुभ अवसर पर कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में 18,000 स्कूली छात्रों ने एक साथ 1 मिनट तक पाठ किया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने शिरकत की और साथ ही गीता मनीषी स्वामी ज्ञानचंद महाराज, आरएसएस राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार और तमाम साधु संत भी साथ में मौजूद रहे। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा हरियाणा सरकार का धन्यवाद प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में असम को पार्टनर राज्य बनाया है। पुष्प अर्पित कर अपने श्रद्धा भाव। मैं थीम पार्क में आया हूँ यहाँ पर अष्टादश श्लोक की गीता का पाठ करने के लिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। भिवानी के किरोड़ीमल पार्क में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव के समापन दिवस पर भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह ने हवन में पूर्ण आहुति डाली और वहीं इस दौरान सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि युवा पीढ़ी में संस्कारों का विकास और समाज में हमारी समृद्ध संस्कृति के प्रति चेतना जागृत करनी जरूरी है, जिसके लिए युवा पीढ़ी को गीता के ज्ञान से जोड़कर रखना चाहिए, तभी एक सभ्य समाज का निर्माण संभव होगा और नकारात्मक सोच न रखने पर जीवन की सफलता निश्चित ही मिलेगी।
फरीदाबाद के गीता जयंती समारोह में सरकारी स्कूल के छात्रों को अध्यापकों द्वारा पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। छात्र का कसूर सिर्फ इतना ही था कि उसने वहां से जा रहे लोगों पर फूल बरसाए थे और फूल बरसाने की सजा अध्यापक ने इस कदर की कि छात्र बुरी तरह से पिटाई कर दी गई और ये पूरा मामला फरीदाबाद के हुड्डा कन्वेंशन हॉल का बताया जा रहा है। क्यों मारा इन्होंने? फूल फेंक रहे थे। हाँ? फूल फेंकने पे? क्या नाम है आपका? विष्णु। कहाँ से आए हो? कोचिंग स्कूल से। कौन थे ये? सर थे हमारे। क्या नाम है? हरियाणा लोहा व्यापार संघ ने हरियाणा सरकार के नाम एक पत्र लिखकर चौथी मंजिल के निर्माण पर लगी रोक को हटाने की मांग की है। व्यापार संघ का कहना है कि किसी भी राज्य की उन्नति और प्रगति में वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर की अहम भूमिका होती है, लेकिन हरियाणा में फरवरी 2023 से चौथी मंजिल के निर्माण पर रोक लगाई हुई है, जिस वजह से निर्माण उद्योग से जुड़े हर वर्ग के व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोहा निर्माण कार्यों की मुख्य जरूरत है और लेकिन इस रोक की वजह से लोहा व्यापारियों के लिए व्यावसायिक खर्चों की पूर्ति करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। हरियाणा लोहा व्यापार संघ का कहना है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो वहां पहले सड़क, सीवर आदि का काम किया जाता था, जिसके बाद कंस्ट्रक्शन आदि का काम शुरू हो जाता था। वहीं संघ ने हरियाणा सरकार से मांग की है कि प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जल्दी अच्छा किया जाए, जिसकी कमी के चलते चौथे फ्लोर पर रोक लगी है और इससे न सिर्फ हरियाणा सरकार के राजस्व में बल्कि यहां के कंस्ट्रक्शन क्षेत्र से जुड़े व्यापारियों के मुनाफे और निवासियों के रोजगार पर काफी असर पड़ रहा है। मैं नरेंद्र यादव हूँ, जो हमारे गुड़गांव की होम डेवलपर्स एसोसिएशन उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। हम सब लोग गुड़गांव में कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। आज हमारी जो आयरन ट्रेडर्स एसोसिएशन की मीटिंग थी, इसमें आज हमारे जो प्रेसिडेंट है सुमित जी, इन्होंने और अमित जी ने हमें इनवाइट किया आज की मीटिंग के लिए। सीएम साहब से हमारी इस बारे में कई मीटिंग भी हो चुकी है और अभी तक भी सीएम साहब ने जो हमें आश्वासन दिया, हमें पूरी उम्मीद है ये फ्लोर जल्दी खुलेगा। कुछ समस्याएं पंचकुला को लेके थी, जिसकी वजह से ये डिसीजन सरकार ने लिया। और जहां तक पंचकुला की बात है और जो गुड़गांव और फरीदाबाद की है, ये दोनों अलग अलग शहर हैं। गुड़गांव और फरीदाबाद एनसीआर में होने की वजह से गुड़गांव की रिक्वायरमेंट अलग है, तो कहीं ना कहीं जो सरकार ने डिसीजन टेम्परेरी रोक जो लगाई थी, हमें उम्मीद है जल्दी इसके ऊपर गुड़गांव और फरीदाबाद में ये काम शुरू होगा। एक आम आदमी की तरह से बताता हूँ। हम लोग उम्र के उस पड़ाव पे है जहाँ हमारा स्वाभिमान हमें ये इजाजत नहीं देता कि हम अपने बच्चों पे डिपेंडेंट हो। हमारी ये विचारधारा, ये प्लानिंग, एक छोटा सा प्लॉट है, उसके ऊपर 4 मंजिल बनाए गए, 2 बच्चे, एक बच्चे को दे दिए जाए और एक फ्लोर, इससे जो हमारा किराया, हमारा बुढ़ापा ठीक ढंग से निकले। अब हम हर मिडिल क्लास आदमी अपने बच्चों के आगे हाथ नहीं फैला पाते। अभी सरकार ने फरवरी में चौथी मंजिल पे बैन लगा दिया। उसकी वजह से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम बहुत कम रह गया है। बिल्डर गुड़गांव छोड़ के कोई नोएडा जा रहा है, कोई अयोध्या जा रहा है, कोई गोवा जा रहा है, कोई जेवर जा रहा है। गुड़गांव जो कि एक मिलेनियम सिटी थी, वो मुझे लगता है कि इसी तरीके से यहाँ पे सब छोड़ के व्यापार यहाँ से जाता रहा तो बहुत ज्यादा दिक्कत बढ़ने वाली है। कितना रेवेन्यू का सरकार को नुकसान हो रहा है और व्यापारियों को नुकसान हो रहा है? हमें अपने नुकसान का पता है। हमारा काम रुपया में 30 पैसे रह गया है। 70 पैसे हमारा काम पिछले 10 महीने में खत्म हो गया है और हम बार बार सरकार को दुहाई दे रहे हैं, अपील कर रहे हैं, बट सरकार की कुछ अपनी मजबूरियां होंगी जिसकी वजह से वो पता नहीं क्यों हमारी नहीं सुन रही है। हमारे भी लोग, कोई दिल्ली जाने को तैयार हो रहा है, कोई जयपुर जा रहा है, गुड़गांव से पलायन हो रहा है।
अब ये क्या है, ये जो हम जो आज मुद्दा लेके बैठे हैं 4th फ्लोर का, वो आज से 10 महीने पहले यहाँ पे हलचल शुरू हो गई थी और इससे पहले चालू हो गया था। स्टार्टिंग हुई थी वहाँ पे मोहाली से कहीं से, और उसके बाद फिर यहाँ तक सब जगह पे वो बैन लग गया। अब जो बिल्डर्स ने प्लॉट वगैरह ले रखे थे उसी सोच से ले रखे थे कॉस्टिंग के हिसाब से कि स्ट्रीट पर फ्लोर बनाएंगे या फिर इस तरीके से करेंगे, कॉस्टिंग वगैरह सब कुछ हिसाब से निकालता है, वो सब डिस्टर्ब हो गए तो उन्होंने काम रोक दिया। ऐसे ही हम लोगों के बिजनेस में अगर एक फ्लोर हो जाती है, यानी कि आप भी मान के चलिएगा 25 से 30% हमारे लोगों की सेल उससे हैम्पर हो जाती है, लेकिन जब बिल्डर ने काम रोक देगा तो वैसी सेल हैम्पर होती है। देखो सरकार भी अपनी जगह ठीक है, अभी जो 4th फ्लोर का वो किया क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से नहीं था अभी तक, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट ही यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी वर्किंग वॉट फुटेज उसमें करी जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्किंग भी हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो इस काम से 4th फ्लोर के रिस्ट्रिक्शन से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में बीजेपी के सामने कांग्रेस देश प्रदेश में कहीं नहीं टिक पा रही और कांग्रेस पार्टी केवल भ्रष्टाचार, परिवारवाद और जातिवाद तक ही सीमित रह गई है। ऐसे में जनता पूर्ण रूप से बीजेपी में अपनी आस्था जता रही है। संसद में सांसदों के निलंबन को लेकर पूछे गए सवाल पर डॉक्टर शर्मा ने कहा कि इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। नियमों के मुताबिक गलत आचरण पर सांसदों का निलंबन होता है। इससे मुद्दे को उठाकर विपक्ष केवल अपनी जेब बिटा रही है। वहीं पत्रकार से बातचीत करते हुए सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार से अंग्रेजों के समय कई काले कानूनों को रद्द किया और इसमें बदलाव करते हुए देश की सुरक्षा के लिए सख्त कानून लागू किए। आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार का नया कानून न केवल आतंकवाद का खात्मा करेगा बल्कि लोगों में सुरक्षा की भावना को भी जागृत करेगा। तो मैं ये कहूंगा कि देखो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के सामने, मोदी जी के सामने कहीं स्टैंड नहीं करती। कांग्रेस सिर्फ भ्रष्टाचार, परिवारवाद, वही अब भी वही है, जातिवाद, वही उसी डरे पर कांग्रेस चल रही है, उससे बाहर नहीं है। आप देखेंगे जिनकी वजह से कांग्रेस गई थी 2014 में सेंटर में भी और स्टेट में भी, जिनकी वजह से गई थी वही लोग हैं, वही घोड़े, वही मैदान, वही काम है, वही लोग अब मुकुट लगा करके फिर से वो मैदान में आ रहे हैं कि हम ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। डॉक्टर बंसल फरीदाबाद के एलिट प्रीमियम सोसाइटी में रहने वाली 37 साल की सोनिया मोगा के बीती रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और थाना बीपीटीपी पुलिस ने मृतका की मां के बयान के आधार पर मृतका के पति, सास और ससुर पर आईपीसी धारा 302, 498A और 34 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतका की बहन मोना वर्मा ने बताया कि उन्होंने सोनिया के पति द्वारा फोन पर उन्हें जानकारी दी गई थी कि बहन की मौत हो गई है। वहीं मृतका की बहन मोना वर्मा ने बताया कि फरीदाबाद के सेक्टर 28 के रहने वाले अजय मोगा पुत्र अशोक मोगा ने 30 जनवरी 2012 में उनसे शादी की थी, लेकिन शादी के बाद उनकी बहन को न केवल उनके पति बल्कि सास नीलम दहेज न लाने के लिए प्रताड़ित कर रही थी। उसकी शादी थी जनवरी 2012 को। हमने अरेंज मैरिज की थी, बहुत अच्छे से धूमधाम से शादी की थी। मेरे पापा नहीं है, तब मम्मी ने और परिवार ने सब मिलकर उसकी शादी की थी। शादी के बाद भी उसको परेशानियां कुछ छोटी मोटी जैसा कि सभी की लाइफ में आती हैं, ऐसे आती हैं, पर वो एडजस्ट कर रही थी। तो कैसे सूचना मिली थी आपको क्या हुई हमें है? कौन सी कल रात को फोन आया था कि अब आपकी बहन नहीं रही। आरोप ये था जी, हमारे को इतला दी गई थी जी कि रात्रि हमारे को फोन आया
कि भाई ऐसे ऐसे भाई लड़के की भाई डेथ हो गई है। तो हम यहाँ पहुंचे, तो हम हॉस्पिटल पहुंचे थे। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टरों ने हमें बताया कि ये हत्या मतलब कि इसकी लड़की की हत्या जो 1-1.5 घंटा मतलब कि हो चुकी थी पहले वहां पे। तो हमने पूछा इससे भाई क्या कैसे हुआ ये चीज, इन्हें कुछ नहीं बताया जी, किसी पर। ये अकोड हॉस्पिटल में हमारे पास डेड का रुक्का आया था, सूचना मिली थी कि एक महिला सोनिया नाम की डेड अवस्था में अकोड अस्पताल में आई है। तो हमें सूचना पर गए तो हमने जो कंप्लेंट दी लड़की की मां ने, ईश्वर देवी ने, उस कंप्लेंट पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया। तफ्तीश जारी है और पोस्टमार्टम कर। बहादुरगढ़ में चोरी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही है। वहीं चोरों ने एक ड्राई फ्रूट की दुकान को अपना निशाना बनाया, जिसके बाद 30,000 रुपए कैश और एक मोबाइल समेत हजारों रुपए के ड्राई फ्रूट्स चोरी कर मौके से फरार हो गए। वहीं ये चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में 2 चोर चोरी करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। 2:25 से लेके सुबह 3:30 बजे तक वो दुकान के अंदर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने कैश की, मोबाइल फोन और ड्राई फ्रूट की चोरी करी है। तकरीबन 70 से 75 हजार रुपये का, जो हमारे नॉलेज में है अभी तक, इतने का नुकसान वो कर दिया। 30 से 32 हजार रुपये कैश था, 11 हजार रुपये का मोबाइल फोन है और 25 से 30 हजार रुपये का ड्राई फ्रूट है। संसद बोर्ड के सदस्य सुधा यादव रेवाड़ी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रेसलर बजरंग पुनिया द्वारा पद्मश्री वापस लौटाने पर कहा कि खिलाड़ियों को किसी पर भी तो विश्वास करना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी इनके बताए विषय पर जांच कर रही है। वहीं कमेटी के तत्वाधान में चुनाव हुए हैं और किसी चुनाव को तो ये फेयर मानना पड़ेगा। वहीं खिलाड़ियों द्वारा जो व्यवहार किया जा रहा है वो बहुत ही गलत है। और क्या कुछ कहा, ये आइए आपको सुनाते हैं। देश के उपराष्ट्रपति के लिए किसी पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाई गई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और जो विषय उन्होंने उठाए उनकी जांच भी चल रही है और कमेटी ने के तत्वाधान में चुनाव हुए हैं। किसी तो चुनाव को आप फेयर मानेंगे कि हाँ भाई ये चुनाव फेयर है, और इस तरीके का आप व्यवहार करते हैं, ये बहुत गलत है। और मेरा तो ये मानना है कि जो कल बजरंग पूनिया ने भी किया है अपना पदक लौटाने का, आप विरोध दर्ज कर सकते हैं, किसी बात के ऊपर असहमति दिखा सकते हैं, लेकिन एक बार विचार करके तो देखिए कि आप किसी भी सम्मान का अपमान कैसे कर सकते हैं कि आप जाकर के सड़क के ऊपर मेडल रख देंगे। तो ये उनको भी सोचना चाहिए, कुछ चीजें उनको भी सीखनी चाहिए। कनीना उपमंडल के गांव चेलावास में खेलकूद प्रतियोगिताएं कराई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जिला पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने शुभारंभ किया। जिला पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने बताया कि चेलावास गांव में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं कराई गई। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति अपनी अग्रणी भूमिका निभाए और नशे से दूर रहकर शिक्षा, खेलकूद से जुड़कर अपनी कड़ी मेहनत के बलबूते पर अपने माता पिता के सपनों को साकार करें। वहीं नशा समाज के लिए गंभीर समस्या है, इसलिए इस समस्या से निजात पाने के लिए नशे को जड़ से मूल से समाप्त करने के लिए समाज के सभी लोगों को मिलकर सामूहिक प्रयास करना होगा। तभी हम पूरी तरह से नशा मुक्ति एवं अपराध मुक्त समाज की स्थापना कर पाएंगे।
पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने कहा कि जिला प्रशासन पुलिस के द्वारा नशा तस्करों पर छापेमारी की जा रही है। अभी हमारा प्रयास यही है कि पुलिस की तरफ से और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स विभाग है उनकी तरफ से हम दोनों मिलके आपस में जितने भी गांव हैं उनमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो हमारे ग्राउंड ऐसे पड़े हैं जो अबेंडन पड़े हुए हैं या जिनकी जो खराब स्थिति में है उनको इम्प्रूव करने के बाद वहाँ पे एक पॉजिटिव माहौल लोगों में बना सके ताकि जो हमारा यूथ है उसकी हम एनर्जी को सही जगह पे चैनलाइज कर सकें। और हमारे जो माननीय डीजीपी साहब हैं उनका भी यही प्रयास है कि हम गांव-गांव जाके पुलिस विभाग की मदद से और स्पोर्ट्स विभाग की मदद से हम उन गांव में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित कर सकें ताकि लोग नशे से या दूसरे अन्य मतलब कोई क्राइम से लड़ाई झगड़े से दूर रह सके और अपनी एनर्जी को सही जगह यूटिलाइज करके उसमें हरियाणा का भी नाम रोशन करें और अपने जिले का अपने गांव का भी नाम रोशन करें। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। वहीं इस मौके पर हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष नायब सिंह सैनी भी साथ में मौजूद रहे। बैठक में विभिन्न संगठनात्मक गतिविधियों पर विचार रखे गए।